गुड इवनिंग। चलिए आज से हम अपना जीके का शुरुआत करते हैं। चलिए जीके की शुरुआत करने से पहले ये पता कर लेते हैं कि आखिर जीके को पढ़ना कैसे चाहिए, है ना। अब जीके की शुरुआत कर रहे हैं तो अगर हमको यही नहीं पता जीके पढ़ना कैसे चाहिए तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहता। देखिए जीके ऐसी चीज है, ये मैथ्स और लैंग्वेज जैसी है। जीके को आपको डेली कम से कम आधे से 1 घंटा पढ़ना ही चाहिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, स्टेट का, सेंट्रल का, जीके आपको डेली पढ़ना है आधा से 1 घंटा। देखिए जीके की तैयारी साप्ताहिक नहीं होती, जीके की तैयारी मंथली नहीं होती, जीके की तैयारी वार्षिक नहीं होती। बहुत सारी बुकें आती हैं वार्षिक जीके, लोग ले लेते हैं, अरे रटना शुरू। वो सब बकवास है। वैसा जीके पढ़ने से कभी आप जीके क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अगर आपको जीके के क्वेश्चन बनाना है तो आपको जीके की तैयारी डेली बेसिस पे करनी चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए फायदा कैसे होता है। जैसे आज कोई टॉपिक आया जीके में, 10 दिन बाद फिर वो टॉपिक रिपीट होगा, 15 दिन बाद फिर वो टॉपिक रिपीट होगा। और जब आप डेली बेसिस पे जीके पढ़ोगे तो वो टॉपिक आपके एग्जाम तक आपके माइंड से कई बार आएगा जाएगा। इससे क्या है, आपकी जो स्मृति वो स्थायी हो जाएगी और तभी आप जीके के क्वेश्चन बना भी पाएंगे। ठीक, तो हमेशा जीके को आप अपने शेड्यूल में शामिल कीजिए और डेली के, ऐसा नहीं कि हफ्ते भर का जीके इकट्ठा कर लिया हफ्ते के लास्ट में पढ़ेंगे, नहीं बना पाओगे आप जीके के क्वेश्चन। हो ही नहीं सकता कि आप ऐसे में जीके क्वेश्चन बना लो, गलत ही होंगे, कंफ्यूज होंगे, कोई मतलब नहीं है फिर, है ना। और जीके आज की डेट में पता है जीके का इंपॉर्टेंस क्या है। पीएससी में देखा जाए 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं, लगभग सभी एग्जामों में यही रेशियो है, 10 से 15 क्वेश्चन आपके जीके से तो उठते ही उठते हैं। इसके लिए तैयारी आप डेली वाइज पे कीजिए। कोई भी जीके आप पेंडिंग मत छोड़िए। बाकी सब्जेक्ट थोड़ा सा डिले भी हो सकते हैं जो आप मेन सब्जेक्ट है, पर जीके को आपको डेली के डेली पढ़ना अनिवार्य है, तभी आप जीके में मतलब परफेक्ट हो पाएंगे, नहीं तो फिर आपसे गड़बड़ होगी। तो जीके की तैयारी को अपने शेड्यूल में आप डेली शामिल कीजिए। आज हम चालू कर रहे हैं जीके छत्तीसगढ़ का। ठीक, आज हम चालू करेंगे छत्तीसगढ़ जीके। डेट है 23 फरवरी का 23। आज की 23 फरवरी के डेट में जो जो जीके हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकले हैं और देखिए जो भी मैं आपको डाटा बताऊंगा ये सब ऑथेंटिक सोर्स से हैं, गवर्नमेंट की साइट से हैं या गवर्नमेंट न्यूज से हैं, इसलिए इसमें संशय की कोई बात नहीं रहेगी, है ना। तो हमेशा जब भी आप जीके पढ़ो तो खास तौर से उसके स्रोत पे जरूर ध्यान दो। चीजें वहीं से पढ़ो जहां से आप उसके स्रोत के बारे में पक्के हो कि हाँ ये ऑथेंटिक स्रोत है। ठीक, न्यूज़पेपर में भी आप कई बार चीजें पढ़ते हो, उसको देखिए न्यूज़पेपर में कई बार क्या ऑथेंटिसिटी कमी रहती है, कई बार गलत छप जाता है, प्रिंट हो जाता है। आप न्यूज़पेपर में जैसे कोई न्यूज देखते हो तो कम से कम उसको एक बार ना उसकी साइट से जाके कंफर्म कर लिया करो। ठीक, तो चलिए आज हम 23 फरवरी का जीके चालू करें छत्तीसगढ़ का, और आज से हम डेली बेसिस पे छत्तीसगढ़ के जीके को करेंगे। ठीक, देखिए जीके आप 6 दिन पढ़ो, है ना। रविवार को पूरे हफ्ते भर का रिवीजन कर दो, फिर अगले पढ़ो, फिर रविवार आए उसके पीछे के जीके का रिवीजन करो। ऐसे जब जीके में आप चलोगे तो आप तो खुद ही देखोगे कि आप में कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुका है। तो एक बार इस प्रोसीजर को ट्राई करके देखिए। ठीक, चलिए आज का पहला जीके है, पहला जो न्यूज था महत्वपूर्ण वो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक, किसको दिया गया पहले इसको देख लेते हैं। अभी हाल में ही दिया जा रहा है, आपको पता होगा, न्यूज देख रहे होंगे। तो दिया गया है ये छत्तीसगढ़ में ममता चंद्राकर को। ठीक, ममता चंद्राकर का एक और नाम है मोक्षदा चंद्राकर। ठीक, देखिए जब कोई व्यक्ति न्यूज में आता है तो जरूरी नहीं कि इसी से क्वेश्चन पूछे, वह इसके चारों तरफ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनके इतिहास से या फिर इनसे रिलेटेड किसी और चीजों से। जब भी आप जीके पढ़ो तो इन चीज पे थोड़ा सा फोकस करो कि जो न्यूज है जरूरी नहीं कि वैसा ही पूछे जाए, जिसके संबंध में न्यूज है थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि भी देखने की भी अपनी मतलब एक
ये अपने नेचर में डाल लो कि जब भी हम कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्तित्व मिलता है या फिर कोई ऐसी न्यूज मिलती है जिसमें किसी संस्था के बारे में है, तो उसके पृष्ठभूमि को जरूर पढ़े। ठीक, देखिए ममता चंद्राकर को अगर हम देखें तो अभी क्या है, ये वर्तमान में विधायक हैं। कहां से? पंडरिया से। ठीक, साथ में यह आपकी खैरागढ़ यूनिवर्सिटी की क्या है, कुलपति। इनको 2016 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। ये ममता चंद्राकर के बारे में कुछ कुछ खास बातें। ठीक, लोक कला गायिका है, ये तो सभी जानते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में। देखिए इसे कौन देता है? इसे देता है संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अभी किसने दिया इन्हें? इन्हें दिया राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। हाँ, मंत्रालय वही है पर जो प्रदान करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन है? अभी मुर्मू जी अभी हमारी राष्ट्रपति हैं। ठीक, कब से दिया जा रहा है यह पुरस्कार? 1952 से यह पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। देता कौन है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी। ठीक, क्या मिलता है इसमें? 1 लाख रुपए और ताम्र पत्र। ठीक, ये है आपका पहला न्यूज। ठीक, नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन इसमें से कहीं से भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि यही पूछे। ममता चंद्राकर पूछा है, नाम पूछ सकता है उनका। ममता चंद्राकर की जगह मोक्षदा चंद्राकर लिख के पूछ सकता है। इनसे संबंधित पूछ सकता है, विधायक हैं, कुलपति हैं, पद्मश्री कब मिला, या फिर पुरस्कार से रिलेटेड पूछ सकता है कि नाटक अकादमी पुरस्कार कब, कौन देता है, कब से दिया जा रहा है, इत्यादि। ठीक, आज चलिए फिर हम दूसरे करंट अफेयर की तरफ अपन जा रहे हैं। दूसरा है विद्याभूषण हरिश्चंदन। विद्याभूषण हरिचंदन कौन है? अभी हमारे यहाँ के नए राज्यपाल हैं। इन्होंने शपथ ली 23 फरवरी को। शपथ कौन दिलवाएगा? अरूप गोस्वामी। क्या बने? नए राज्यपाल बने ये। ठीक, सब कुछ शपथ किसने दिलवाई? अरूप गोस्वामी। कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, विद्याभूषण मिश्र इसके पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो आंध्र प्रदेश की है, इसके पहले राज्यपाल थे। छत्तीसगढ़ के कौन से राज्यपाल हुए ये? 9वें। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा समाचार आज का जो करंट अफेयर में रहा। इसके बाद देखते हैं अगला है तीसरे में रीपा से, है ना। इसका फुल फॉर्म हो गया अपना रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। कितने पार्क बनने हैं? 300 पार्क बनने हैं। बजट में 600 करोड़ की घोषणा की गई थी। वर्तमान में 300 करोड़ स्वीकृत किए गए। ठीक, ये एक इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि। इसमें ध्यान ये रखना है कि इसके अंतर्गत ग्रामीण तकनीकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए समझौता हुआ है बार्क से। बार्क क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से। इस ग्रामीण तकनीकी केंद्र में क्या होगा? एक तो जो हम बना रहे हैं गोबर से जो बिजली बन रही है उसकी तकनीक को विकसित की जाएगी। ठीक,
और दूसरा, विकिरण का प्रयोग किसके लिए किया जाना है? खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। देखिए, एक कोल्ड स्टोरेज होता है जहां हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं। वहां तापमान इतना ठंडा कर देते हैं कि जो पदार्थों की पकने की दर है, या बोले जाए, हाँ वही पकना ही समझिए, पकने की जो दर है वह स्लो हो जाती है। अब देखो, बहुत कोल्ड स्टोरेज, कुछ टमाटर या कोई भी फल आप रखते हो तो कुछ महीने डिले हो जाता है। जल्दी खराब होने वाले पदार्थ जो हैं वो कुछ महीने तक बढ़ जाता है, उनका डिले हो जाता है, उनके जो बढ़ने की उम्र है वह धीमी हो जाती है। ये विकिरण क्या करता है? देखिए, विकिरण में क्या होता है, खाद्य पदार्थों में ना रेडिएशन डाला जाता है। ये रेडिएशन की जो मात्रा रहती है इतनी रहती है कि मतलब कि पदार्थों को रेडियो एक्टिव ना करे और ना ही इंसानों को नुकसान पहुंचाए। ठीक, इससे भी पदार्थ क्या होते हैं, लंबे समय तक संरक्षित हो जाते हैं। ठीक, वो जल्दी पकते नहीं है, उसके जो बैक्टीरिया है वो सारे मर जाते हैं, तो पदार्थ लंबे समय तक फ्रेश हो ताजा बने रहेंगे, लंबे समय तक चलेंगे। तो इसी से संबंधित तकनीकी का जो विकास करना है, इससे संबंधित तकनीकी का उपयोग करना है, इसके लिए बार्क के साथ सरकार का समझौता हुआ है। ठीक, अब बार्क को थोड़ा देखते हैं। जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ पे स्थापित है? मुंबई में है। 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग बना। किसके? भाभा के प्रयासों से 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ और इसी के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से, जिसे अभी बार्क कह रहे हैं, उसे परमाणु ऊर्जा संस्थान के नाम से इसका गठन हुआ। 1967 में 1967 में इसका नाम पड़ा बार्क। अब 67 में बार्क क्यों पड़ा? क्योंकि 1966 में एक विमान दुर्घटना में होमी जो आपके भाभा जी थे, होमी जहांगीर भाभा जी, उनका निधन हो गया था। कब? 1966 में, वायु दुर्घटना में। अच्छा, इस दुर्घटना के बारे में कुछ किंवदंतियां भी समाज में चलती हैं, है ना, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा कि भाभा जी ने बोला था कि मैं मतलब कि जल्दी ही भारत को परमाणु शक्ति बना दूंगा, परमाणु हथियार को डेवलप कर दूंगा। इससे मतलब अमेरिका ने इनके प्रति षड्यंत्र रचा और इस विमान दुर्घटना में अमेरिका का हाथ था, ऐसा बोलते हैं लोग। साक्ष्य नहीं है पर ऐसा बोलते हैं, मतलब काफी कुछ ऐसी चीजें बोली जा रही हैं। बोलते हैं ना, जहां धुआं वहीं निकलता है जहां आग लगती है, तो ऐसा ही कुछ है कि लोगों को ऐसा लगता है, या हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो, कह नहीं सकते। पर ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि जो ये दुर्घटना हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ था, ताकि भारत एक परमाणु शक्ति ना बन पाए। तो ये है हमारे पास रिपाह। देखिए, अगला है एक कार्यक्रम है, मुस्कान कार्यक्रम। ठीक, यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित है मुस्कान कार्यक्रम। इसका संबंध आपका बच्चों के स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, उनके पोषण से है। इसकी जिक्र क्यों हो रही? क्योंकि मुस्कान योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 2 स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय आश्वासन मानक प्रमाण पत्र मिला है। कौन कौन से मिला है? एक है आपका दुर्ग जिला अस्पताल और दूसरा है पाटन सामुदायिक केंद्र। ठीक, इसको नंबर जो मिले हैं वो 97% मिले हैं, इसे मिले हैं 84%। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? NQAS, जो अब बोलते हैं ना राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र, उसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है NQS, NAKIO, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस
स्टैंडर्ड। ठीक, फुल फॉर्म पूछिए, याद करिएगा, कई बार फुल फॉर्म पूछता है कि एनक्यूएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये आपका हो गया एनक्यूएस का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म पूछता है कई एग्जाम, इसलिए फुल फॉर्म पर हमेशा थोड़ा सा फोकस किया करिए। ठीक, इसके बाद है आपका, देखिए 12 मानकों के आधार पे इसका निर्धारण किया गया। 12 स्टैंडर्ड बनाए गए थे, हर स्टैंडर्ड पे चेक किया गया कि कौन से, बहुत सारे, केवल यही 2 अस्पताल, बहुत सारे अस्पतालों में सर्वे हुआ, इसमें जो शामिल हुआ जिनको प्रमाण पत्र मिला, बाकी जो अस्पताल थे फेल हो गए, जो सक्सेस हुए यहाँ पे उनको प्रमाण पत्र मिला है, जिसमें से दुर्ग जिला अस्पताल है और पाटन सामुदायिक केंद्र है। ठीक, बच्चों की उत्कृष्ट सेवा, नवजातों की उत्कृष्ट सेवा के लिए ये आपका मुस्कान योजना किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत आती है, ये कार्यक्रम चलाया गया है जो। ठीक, इसके बाद है आपका न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, केंद्र द्वारा इसको चालू किया गया था, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसका उद्देश्य था साक्षरता को, मुख्य रूप से था साक्षरता को बढ़ाना। इसका टाइम पीरियड है 22-23 से 26-27 तक, 5 वर्षों के लिए यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। ठीक, इंडिया का है, केंद्र का है, राज्यों को किया गया है, इसमें मतलब राज्यों को भी शामिल किया गया है। इसके लिए 1037 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था। ठीक, इसमें केंद्र और राज्य दोनों को सम्मिलित, कुछ कुछ अंश दोनों को सम्मिलित करना है। ठीक, इसके तहत छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ में 2023-24 में लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 5 लाख को साक्षर करेंगे। ठीक, कितने लाख को, 5 लाख को, कब, 23-24 में 5 लाख लोगों को साक्षर किया जाएगा। और अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्ष में 100% साक्षरता प्राप्त की जाएगी। ठीक, देखिए ये कार्यक्रम जो आपकी नई शिक्षा नीति आई थी, नीति 2020 आई थी, इसके अनुसार ही किया गया है। मतलब जो नई शिक्षा नीति लागू करना है, उस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई, मतलब उस शिक्षा नीति के तहत जो जो हमने लक्ष्य बनाए हैं उनको फुलफिल करने के लिए हमें, मतलब सरकार द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया जो नई शिक्षा नीति का अनुपालन में है या उसका समर्थन करती है। ठीक, ताकि बुनियादी शिक्षा लोगों को कम से कम प्राप्त हो जाए। ठीक, सार्वभौमिक शिक्षा का जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त करें। ठीक, ये हो गया छत्तीसगढ़ का लक्ष्य, याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ का लक्ष्य है 5 लाख, और अगले 5 वर्षों में 100%। क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कब से कब तक के लिए है, कितने समय के लिए, बजटीय प्रावधान कितना है। ठीक, चलिए छत्तीसगढ़ के अगला कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में, ग्राम का नाम है कोकोड़ी, यहां में प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या है, प्रदेश की पहली मक्का प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। ठीक, और ये एथेनॉल प्लांट किस पे बेस है, मक्का के बेस पे है। ठीक, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्रदेश का दूसरा मिलेट कैफे कहाँ खोला गया, कोरबा में। प्रदेश का दूसरा खोला गया कोरबा में, पहला कहाँ है बताइए, पहला है रायगढ़ में।
ठीक, मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस कैफे का उल्लेख भी किया था, है ना। उन्होंने बोला था कि अभी कभी आपका रायगढ़ जाना हो तो वहाँ के मिलेट कैफे को एक बार जरूर जाए, वहाँ पर उसको ट्राई कीजिए एक बार। ठीक, प्रदेश में एक एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी की स्थापित की गई है, यहाँ पे जशपुर में। सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, ये सिंगल लाइनर पूछेगा, प्रदेश एकलव्य खेल अकादमी तीरंदाजी की कहाँ है, जशपुर में। ठीक, ये है आपके 23 तारीख के छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर। देखिए बस बहुत छोटा होता है करंट अफेयर, एक्चुअली पढ़ना बहुत मेहनत काम नहीं है, लेकिन आप डेली पढ़ो। अगर इसी को आप एक महीने बाद उठाते हो, बोलते हो मैं पढ़ूंगा, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, आपको इतना बोर लगेगा यार क्या हो रहा है लाइफ के साथ, है ना। तो ऐसा नहीं, आपको ना डेली पढ़िए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, एकदम शेड्यूल में लिख लीजिए कि मेरे को आधा घंटा करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, और करंट अफेयर को डेली बेसिस पे अपडेट करते जाइए, तो आपको कभी ये ना ही बर्डन नहीं लगेगा, लेंदी भी नहीं होगा, और आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। और देखिए करंट अफेयर को कभी रटा नहीं जाता, करंट अफेयर को सिर्फ पढ़ा जाता है। आप इसको बनाइए, एक रीडिंग मारिए, कल जो पढ़ेंगे उसको एक रीडिंग मारिए, डेली एक रीडिंग मारिए, कंप्लीट हो जाए फिर पीछे से चालू कीजिए, फिर रीडिंग मारना, उसको सिर्फ रीडिंग मारना, ऐसा रटना नहीं है उसको बैठ के कि आप एक एक पॉइंट को रट रहे हैं, ऐसा कभी मत करिए। करंट अफेयर को सिर्फ रीडिंग मारते जाइए, और अगर आप प्रॉपर रीडिंग मार रहे हैं तो आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। करंट अफेयर रटना नहीं, आप अपने आप, आपको सारे करंट अफेयर अपने आप याद हो जाएंगे, बस आप प्रॉपर रीडिंग करते रहिए करंट अफेयर की। रटने को नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ क्या करना है, रीड करना है। अच्छे से बैठिए, देखिए अभी एक बार पढ़ने में टाइम लगेगा, जब अगली बार आप करंट अफेयर पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे आपको 30 से 40% चीजें याद रहेंगी। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ते गया, अभी आज से चालू किया, एक महीने के एक दिन पढ़ता गया, महीने के लास्ट तक पढ़ा, महीने के लास्ट में मेरे को थोड़ा समय मिला, मैं फिर पहले दिन से जितना उस महीने का था पूरा पढ़ा। ठीक, और देखिए बहुत सीरियस बात है कि जब एग्जाम होगा तो एग्जाम के करीब 1.5 महीने तक पहले तक आपके करंट अफेयर पूछे जाएंगे, उसके बाद के तो नहीं पूछे जाते। जब आपको पता चल गया कि हाँ मेरा एग्जाम 1.5 महीना है, नए करंट अफेयर पढ़ना बंद कर दीजिए, पुराने करंट अफेयर को शुरू से लास्ट तक बस रीड करिए, एक बार 2 बार, जितनी बार हो जाए एग्जाम के आने के पहले, डेली आधा घंटा पढ़िए। जितनी बार एग्जाम के आने तक पहले आप रीड कर लिए उस बुक को, उतना ही आप उस चीज में परफेक्ट हो जाओगे। चलिए ठीक है, आज करंट अफेयर का प्रोग्राम को अब यही समाप्त करते हैं। कल 24 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे। जब करंट अफेयर पढ़े तो थोड़ा सा इसके क्वेश्चन फॉर्मेशन को भी ध्यान में रखिएगा, चीजों को थोड़ा सा, और मतलब कि पढ़ने के लिए थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करिए चीजों को, मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचा करिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करिए। चलिए एक और ट्रिक बताता हूं, जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं उसके तुरंत बाद कभी दूसरा सब्जेक्ट मत पढ़िए, एकदम तुरंत बाद मत पढ़िए, 5 से 10 मिनट का गैप दीजिए, और इस 5 से 10 मिनट के बीच कोई इंटरेस्टिंग काम मत करिए। मतलब समझिए कि मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ मान लीजिए, या संविधान पढ़ रहा हूँ, मैंने 40 मिनट संविधान पढ़ा, 40 मिनट बाद मेरा संविधान का शेड्यूल खत्म हो गया, अब मेरे को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके बाद कम से कम आप 5 से 10 मिनट का पॉज दीजिए। ठीक, एक चीज ध्यान रखिए कि इन 5 से 10 मिनट में आपको कोई भी इंटरेस्टिंग काम नहीं करना है। ठीक, तो जो आपने पढ़ा है 40 मिनट पहले, उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उससे हटके भी कुछ सोच सकते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं होना चाहिए वो। तो आपके दिमाग में जो आपने चीजें पढ़ी हैं वो ज्यादा स्थायी और तरीके से स्टोर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही अगर आपने मान लीजिए चलो पढ़ा, 40 मिनट पढ़ा, उसके बाद आप तुरंत उठाया या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिए, तो माइंड क्या है, तुरंत दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ेगा और उसको वो चीज इंपॉर्टेंट लगेगी, उसको स्टोर कर लेगा और इसको भूलता चला जाएगा। ठीक, मतलब इसको माइंड में स्थायी होने का समय नहीं मिलेगा। या फिर आपने कोई इंटरेस्टिंग चीज देख ली, इंटरेस्टिंग चीज जैसे देखेंगे आपका माइंड उस तरफ ज्यादा आकर्षित होगा, तो सीधी सी बात है वो माइंड पे ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, वो चीजें इस जो आपने पढ़ी उसको ओवरलैप कर देगी। इसलिए पढ़ाई की चीज, एक चीज ध्यान रखिए, एक सब्जेक्ट से जब भी दूसरे सब्जेक्ट में स्विच हो रहे हो तो बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रखिए। इस 5 से 10 मिनट में कोई भी इंटरेस्टिंग काम बस मत कीजिए।
फिर देखिए आपकी जो पढ़े रहोगे पुराना, उसकी जो स्थिरता है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगी। चलिए ठीक है, आज इस सेशन को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ।